गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन नंबर 1.5 जोन ऑफ आर्क करेंगे। ओके, तो हम पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्कस इन ग्रुप्स द वेपन्स यूज्ड इन द पास्ट एंड वेपन्स यूज नाउअडेज। वेपन्स मतलब हथियार, हथियार जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे और हथियार जो आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ कुछ हथियार जो पहले ज़माने में यूज़ किया करते थे वो क्या है? एक तो स्वर्ड्स, शील्ड्स, बोज एंड एरोस, कैनन्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, फायरबॉल्स। हॉर्सेस, चैरियट, चैरियट मतलब रथ जो घोड़े चलाते थे। फिर बोज एंड एरोस, ये हमारे धनुष और तीर। तलवार, स्वर्ड्स। कैनन्स क्या है? वो बड़े बड़े आयन के बॉल्स रहा करते थे जो लोग कैनन में डाल के एनिमी की तरफ, दुश्मन की तरफ फेंका करते थे, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ करता था वो टाइम में। अभी उसके जगह हम लोग मिसाइल्स, रॉकेट्स ये सब यूज़ करते हैं ना। और ये जो मिसाइल्स और रॉकेट्स है इनका लॉन्चिंग शिप से, नहीं तो फाइटर प्लेन से किया जाता है। और कुछ कुछ लॉन्चर्स ज़मीन में भी लगाए रहते हैं जिनका रेंज होगा तो वो टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत ही एडवांस हो गया है वेपन का टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी एडवांस्ड। आवर वेपन्स टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड नाउअडेज। हम लोग एक बटन प्रेस करते हैं तो रॉकेट लॉन्च हो जाता था। पुराने ज़माने में अंदाजे में बहुत कुछ चलता था, लेकिन फिर भी वो लोग कई लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, तो हम उनका इसको डिसमिस भी नहीं कर सकते। ये भी बहुत ही अच्छे इफेक्टिव वेपन्स ऑफ वॉर थे, लेकिन आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसलिए हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स ऑफ वॉर है। ठीक है, अभी आपको एक ग्रुप बना के, अपने कोई भी दोस्त के साथ ग्रुप बना के आपको ये पार्ट अपने आप करना है। यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ ए कबड्डी टीम एंड दैट योर टीम इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। सो यू हैव टू बूस्ट देयर मोरल। मोरल मीन्स, मोरल का मतलब है उनको उत्साहित करना है आपको। वो थोड़े डिप्रेस है कि अरे हम तो इतने स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रहे हैं, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं यार, सब डर के बैठे। तो आपको ऐसा एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें आप उनको बोल रहे हैं कि आप कैप्टन हैं, आपको इमेजिन करना, आप धोनी है तो आपको इमेजिन करना है कि आप कैसे टीम को एनकरेज करोगे। ओके, 4-5 लाइन उसके ऊपर लिख के मुझे भेज देना। फिर अभी हम देखेंगे जो प्रिपोजिशंस है, ये जो ये वर्ब्स के आगे पीछे जो वर्ड्स लगते हैं उससे ये वर्ब का मतलब बदल जाता है। अभी जैसे हम इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये कॉल आउट, कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल ऑफ, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। इनके मतलब क्या है? कॉल आउट का मतलब क्या है? कॉल आउट मतलब किसी को अनाउंस करके किसी को बुलाना। जैसे द टीचर कॉल्ड आउट अमित, तो दैट इज कॉल आउट। उसका मतलब क्या? उसको बुलाना, अनाउंस करके बुलाना। ठीक है, कॉल एट, कॉल एट मतलब विजिट करना। जैसे हम किसी का घर विजिट करते हैं तो हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि राखी कॉल्ड एट हर फ्रेंड्स होम। कॉल्ड एट मतलब उसने जाके विजिट किया। ओके, कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब समन। द टीचर कॉल्ड फॉर आशा, मतलब टीचर ने आशा को बुलाया। समन मतलब बुलाना। ओके, कॉल अप, कॉल अप मतलब एक टेलीफोन कॉल माना। आप लोग अपने फ्रेंड्स को कॉल करते रहते हैं ना, आई विल कॉल अप माई फ्रेंड इन द इवनिंग, वो कॉल अप। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। जैसे अभी कोई शादी थी और शादी को कैंसिल किया गया तो क्या बोलेंगे? द वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। ओके, कॉल्ड ऑफ क्यों? क्योंकि वो पास्ट में बात कर रहा है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, गेस द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। इसमें फर्क क्या हम देखते हैं। अभी यहाँ जो वर्ब यूज किया, लुक वर्ब यूज किया, उसके आगे और पीछे कोई प्रपोजिशन लगा है जिससे उसका मतलब बदल रहा है। जो हम लोग देखते हैं ये क्या है? ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। ये टू लुक इनटू का मतलब क्या आएगा? इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को और गहराई से सर्च करना। तो उसको टू लुक इनटू द मैटर मतलब अभी कुछ मामला हुआ है, तो सपोज पुलिस बोल रही है ठीक है वी विल लुक इनटू द मैटर। अभी किसी ने आके कंप्लेन लगाया है किसी का, तो पुलिस इज सेइंग वी विल लुक इनटू द मैटर। दैट इज वन फ्रेजल वर्ब, टू लुक इनटू। उसका मतलब क्या है? टू इन्वेस्टिगेट। सेकेंड क्या है? ही आस्क्ड मी टू लुक फॉर हिज लॉस्ट बुक। उसने मुझे बोला मेरे खोए हुए बुक को ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर, इसमें क्या है? इसका मतलब सर्च। ठीक है, फिर आई शैल लुक फॉरवर्ड टू योर अराइवल। अभी किसी ने आपको बोला मैं आने वाला हूं, तो आप इंतजार करते हैं ना उसका, तो एक्सपेक्ट करते हैं किसी को। इंतजार करना यानी एक्सपेक्ट करना, तो लुक फॉरवर्ड मतलब आप इंतजार करते हैं।
फिर नेक्स्ट, एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा ब्रोक आउट। इसमें ब्रोक जो वर्ब है उसके आगे पीछे जो प्रिपोजिशंस लगाए उससे उसका मतलब बदल रहा है। तो ब्रोक आउट मतलब कुछ शुरू हो गया, मतलब कोलेरा का एपिडेमिक वो गांव में शुरू हुआ, जब शुरू हुआ वो टाइम को ब्रोक आउट बोलते हैं या स्टार्टेड। द थीव्स ब्रोक इनटू द लॉक्ड हाउस। ब्रोक इनटू मतलब तोड़ के अंदर घुस गए या एंटर्ड। ओके, तो अब देख रहे हैं इसमें आउट और इसमें इनटू लगाया तो कितना मतलब बदल गया। इसका मतलब था स्टार्टेड और इसका मतलब हो गया एंटर्ड। दे ब्रोक अप देयर फ्रेंडशिप मतलब टूट गई दोस्ती या खत्म हो गई दोस्ती या एंडेड। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लीज यू मस्ट कैरी आउट योर ड्यूटी फेथफुली। कैरी आउट मतलब करना। शी कैरिड आउट हर ड्यूटी फेथफुली, तो उसने क्या किया, अपना काम अच्छे से किया। तो ये कैरी आउट का मतलब क्या आता है, डू। कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क मतलब कंटिन्यू। अभी आप कुछ काम कर रहे थे, मैंने आपको बीच में किसी चीज के लिए रोका, फिर मैं जा रही हूं तो मैं क्या कहूंगी, ओके प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क मतलब कंटिन्यू। फिर दे कैरिड ऑफ द ट्रॉफी इन द फुटबॉल मैचेस। अभी कोई मैच जीत गया तो कौन सा टीम जो ट्रॉफी ले लेता है उसको बोलते हैं दे कैरिड ऑफ द ट्रॉफी, मतलब उन लोगों ने जीत लिया या तो वो ट्रॉफी लेके चले गए। वाह, मतलब लेके चले गए मतलब क्या, टीम जीत गई। फिर कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग बैलेंस टू द नेक्स्ट पेज। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो एक पेज से नेक्स्ट पेज जाने के टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है, ये पेज का बैलेंस नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड होके फिर ऐड होता है ना, तो वो मतलब आगे लेके जाना, कंटिन्यू करना। ओके, तो अभी हम लेसन की तरफ जाते हैं। जोन ऑफ आर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। एक लड़की के बारे में है, बहुत ही ब्रेव लड़की थी। हम लोग कभी कभी लड़कियों को डिसमिस कर देते कि लड़कियां बेवकूफ़ होती है, लेकिन आप ये स्टोरी में देखेंगे कि लड़कियां कितनी ब्रेव होती है। तो इससे हम सबको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं वी शुड डू इट फेथफुली, ऑनेस्टली एंड विथ द होल हार्ट। ओके, जोन ऑफ आर्क, ये जोन है, जोएन नहीं है, जोन ऑफ आर्क। ओके, अभी ये स्टोरी लिखा किसने था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 1856 to 1950 was an Irish playwright and critic. Okay, he wrote more than 60 plays. Plays क्या है, वो टाइम में फिल्म्स नहीं होते थे, प्लेज होते थे, जहां पर स्टेज में जाके एक्टर्स आके एक्टिंग किया करते थे। He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman in 1902, Pygmalion in 1912, and Saint John in 1923. He was the leading dramatist of his time. अपने टाइम का बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट था वो। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. Okay, 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन लिटरेचर। अभी ये जो इसका सेटिंग क्या है हम देखते हैं, ये जो स्टोरी का सेटिंग क्या है। The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years War. ये एक वॉर हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जैसे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में भी इंग्लैंड ने इंडिया को भी कब्जे में रखा था तो जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ था 1337 से 1453 तक हुआ था, लेकिन इसको 100 ईयर्स वॉर बोलते हैं। इसको काउंट करने किसी वजह से इसको 100 ईयर्स वॉर बोला जाता है। काउंट करोगे तो ज़्यादा आता है, इसको बोलते हैं लेकिन 100 ईयर्स वॉर। तो इसमें जोन वॉज अ पेजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस। किधर पैदा हुई थी जोन, इन ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस के ईस्ट में। हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। कैन यू बिलीव दैट, ये एक लड़की ने, पेजेंट गर्ल मतलब गांव की लड़की, ये गांव की लड़की ने फ्रांस की आर्मी को बहुत सारे लड़ाई में जीत दिलाया। कैन यू बिलीव इट। तो ये बहुत ही ब्रेव लड़की थी। तो जोन वॉज ए पेजेंट गर्ल वेयर शी वॉज बॉर्न वेयर इन ईस्टर्न फ्रांस। शी लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under foreign control. ठीक है, ये प्ले का सेटिंग कहाँ हुआ है, जब नॉर्थर्न फ्रांस एंड some parts of the southwest, northern and some parts of the southwest were under foreign control. किसके कंट्रोल में थे, इंग्लिश के कंट्रोल में थे। द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गंडियंस, दो थे, कंट्रोल दी अदर्स। तो पूरा फ्रांस, ये जो फ्रांस के जो पोर्शंस थे दे वर अंडर फॉरेन पावर। ठीक है, तो लोग परेशान हो गए थे। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स वॉज वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज एंड वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। न्यू ऑर्लिन्स का जो सिटी था, ये जो वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। इसका कब्जा किसने करके रखा था,
इंग्लिश ने, यानी कि ये इंग्लैंड, ये यूके, इंग्लिश पीपल। द ईयर इज 1429, अभी यूके बोलते हैं, पहले इंग्लिश पीपल बोलते हैं। द ईयर इज 1429, कब का है ये सेटिंग? 1429 का। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, अ मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट द टेबल, हिज स्टीवर्ड स्टैंड्स फेसिंग मी। इसमें अभी सेटिंग आपको देखना, एक कैप्टन है जो अपने टेबल में बैठा हुआ, ठीक है, वो एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है, मिलिट्री में उसका बहुत ही हाई रैंक है वो टाइम 1429 में। उसका नाम है रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, वो कैप्टन है। एंड ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल, आपको इमेजिन करना है कि वो टेबल में बैठा है। हिज स्टीवर्ड स्टैंड्स फेसिंग, उसका स्टीवर्ड मतलब जो उसको सर्व करता था, सर्विस जो सर्वेंट था उसका, वो उसको फेस करके खड़ा हुआ है। तभी रॉबर्ट क्या बोल रहा है? आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर? क्या वो गुस्से में बोल रहा है? मैंने तुमको बोला था ये लड़की को बाहर फेंक दो, तुम्हारे पास 50 सोल्जर है और ये डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत वाले नौकर भी हैं, तो तुम ये मेरा ये छोटा सा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए? तुम लोग क्या उससे डरते हो? तो स्टीवर्ड क्या बोलता है? नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। सोचो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है नहीं साहब, हम आपसे डरते हैं, हम उससे नहीं डरते, वो तो हमारे अंदर हिम्मत डालती है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसको तो किसी चीज से भी डर नहीं लगता। तो perhaps you could frighten her sir। अभी ये क्या बोल रहा है? सर हम तो आपसे डरते हैं लेकिन उससे तो डरते नहीं, वो हमारे अंदर हिम्मत डालती, शायद आप उसको डरा सकते हैं, ऐसा ना। तो रॉबर्ट ग्रिमली मतलब एकदम सीरियसली ऐसा ना। perhaps मतलब शायद। वेयर इज शी नाउ? तो क्या बोल रहा है वो? शायद मैं उसको डरा सकता हूँ, किधर है वो? तो स्टीवर्ट बोलता है डाउन इन द कोर्टयार्ड सर। कोर्टयार्ड मतलब जो कंपाउंड के अंदर जो ओपन एरिया रहता है, जो वॉल से सराउंडेड रहता है ना, उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है? नीचे कोर्टयार्ड में खड़ी है। तो रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट जाता है विंडो के पास और उधर एक सोल्जर खड़ा है, गार्ड, उसको बोलता है लड़की को ऊपर भेजो। द गर्ल एंटर्स, लड़की अंदर आती है। शी इज अ वेल बिल्ट, मतलब उसका जो फिजिक है, जो स्ट्रांग लड़की है, मतलब ऐसे देख के ऐसे नहीं लगेगा ये लल्लू है, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, वेल बिल्ट स्ट्रांग कंट्री गर्ल। गांव की छोरी है लेकिन बहुत ही तगड़ी है। ओके, कितने साल की है? 17 या 18 ईयर्स ओल्ड, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। जोन, फिर क्या होता है? वो अंदर आती है। जोन क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। आप देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन। हम तो सोचेंगे ये तो कैप्टन के पास आएगी तो ये तो डर जाएगी, नहीं, वो तो पहले सीधा बोलती है कैप्टन जी गुड मॉर्निंग, मुझे एक घोड़ा चाहिए और आर्मर चाहिए पहनने के लिए और कुछ ये सिपाही चाहिए, मुझे डॉफिन के पास जाना है। डॉफिन कौन है? डॉफिन जो फ्रांस का जो किंग है ना, फ्रांस का जो राजा था, उसका सबसे बड़ा बेटा, उसको डॉफिन बोला करते थे, ठीक है। वो जब ये किंग मर जाएगा तो नेक्स्ट किंग के लाइन में डॉफिन होता है, ठीक है। तो उसको उसके पास जाना था। तो रॉबर्ट क्या बोला? दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है, कैप्टन है ना, वो बहुत बड़ा रैंक है उसका, तो वो बोलता है ये लड़की मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही है, तो लड़की पागल है। तो स्टीवर्ट को क्या बोलते हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पागल है, यू ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मतलब वो उसको बोल रहा है तू स्टूपिड पर्सन। स्टीवर्ट, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। स्टीवर्ट भी बहुत ही, उसके अंदर भी हिम्मत आ गया, ये लड़की आ गई तो बोलता है साहब उसको आप गुस्सा मत दिलाओ, उसको जो चाहिए आप उसको दे दो। रॉबर्ट क्या बोलता है? आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। रॉबर्ट क्या बोलता है? मैं ना तेरे को तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगा और बोलूंगा तेरे को ताला लगा के अंदर घर के अंदर दबा के रखे। मतलब वो उसको लगता है ये लड़की ऐसी लल्लू है, इसको इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसी आ गई है, ऐसा सोच के बोलता है मैं तेरे को तेरे माँ बाप के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन जॉन क्या बोलती है? यू थिंक यू विल स्क्वायर। वो बोलती है आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। वो क्या बोल रही है? साहब आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपने तो ये भी बोला था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो मैं तो आपके सामने खड़ी हुई हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो रॉबर्ट क्या बोलता है? सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। अज्यूमिंग मतलब तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये क्या लिखा, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब तुम्हारा विचार है कि
तुम जो मुझे मांग रही हो मैं दे दूंगा तुमको। आर यू सो श्योर ऑफ योर सेल्फ कि मैं जो तुमको तुम जो मुझे मांग रही हो मैं तुम्हें दे दूँ? तो जॉन क्या बोलते, यस स्क्वायर। मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उसको दे देगा। तो यस स्क्वायर, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट आई कैन सेव इट ऑन दी आर्मर। क्या बोल रही है वो, मेरे को एक हॉर्स चाहिए। उसने क्या क्या पूछा था, हॉर्स पूछा था, आर्मर मतलब जो वॉर में जो कपड़े पहनते हैं वो, यूनिफॉर्म वो, और थोड़े सोल्जर्स मांगे थे ना। तो उसने क्या बोला, घोड़ा है थोड़ा महंगा, 16 फ्रैंक्स लगेगा, हाँ, लेकिन आर्मर में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी एक आर्मर का सोल्जर का आर्मर पहन लूंगी। ठीक है, क्या बोलती है, आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर। मेरे को एकदम सुंदर उंदर आर्मर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ। कोई भी सोल्जर का आर्मर जो मुझे सही में बैठ जाता है मैं वो यूज कर लूंगी। आई शेल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, मुझे आपके ज्यादा सिपाही भी नहीं चाहिए। द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स, जो डॉफिन के पास वो जा रही है, वो किंग के बेटे के पास, वो मेरे को जो भी मुझे चाहिए वो मुझे दे देगा, जितने भी सिपाही मुझे चाहिए। तो आपको सिपाही की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो रॉबर्ट एकदम शॉक हो जाता है ये सब सुन के। टू फ्री ऑर्लिन्स, क्या तुम ऑर्लिन को, ये ऑर्लिन सिटी में हो रहा है ना, तुम ऑर्लिन्स को फ्री करोगी, टू फ्री ऑर्लिन्स। वो शॉक हो जाता है एकदम, मतलब एकदम शॉक बताया ना तुम लोग को, एकदम घबरा जाता है, मतलब क्या बात कर रही है। तो जॉन क्या बोलती है, यस स्क्वायर, सिंपली, मतलब इसको कोई शॉक नहीं लग रहा कि ये क्या कर रही है, एकदम सिंपली, हाँ हाँ स्क्वायर, यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी, मेरे को 3 ही आदमी चाहिए, ज्यादा ही नहीं। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड टू कम विथ मी। ये पॉली एंड जैक के इतना इतना नॉर्मल ऐसे नाम यूज कर रही है, पॉली एंड जैक, ये लोग कौन है? तो रॉबर्ट बोलते हैं, यू मीन मॉन्सियर डी पोलेंगी, कोई बड़ा आदमी है वो, छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन उसका उसका जॉन के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए वो उनको पॉली एंड जैक बोल रही है। तो रॉबर्ट बोलते हैं, क्या तुम मॉन्सियर डी पोलेंगी की बात कर रहे हो? मॉन्सियर मतलब सर, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, ये लोग मॉन्सियर बोलते हैं। जॉन क्या बोलते हैं, यस स्क्वायर जैक, यस स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली। जो स्क्वायर जो जैक है वो भी बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर है, वो मेरे साथ मन से आएगा। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, काइंड मतलब बहुत ही दयालु आदमी है, एंड गिव्स द मनी टू गिव टू द पुअर, वो इसको पैसा भी देता है गरीबों को देने के लिए, बहुत अच्छा आदमी है। फिर बोलते हैं, आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड डिक द आर्चर एंड द सर्वेंट्स जॉन ऑफ हॉनेकोट एंड जूलियन, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर। देखो जॉन ना, ये कैप्टन के पास आने के पहले उसने ऑलरेडी पूरा प्लान बना दिया था। तो कैप्टन वो क्या बोल रहे हैं, कैप्टन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऑर्डर दे दो और सब हो जाएगा। उसके पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं उसके साथ, उसको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं। तो रॉबर्ट स्टीवर्ट को क्या बोलता है, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पोलेंगी? वो पूछता है, ये मॉन्सियर डी पोलेंगी के बारे में सच है क्या, कि मतलब वो इसके साथ जाने वाला है? वो एकदम शॉक हो जाता है। तो स्टीवर्ट क्या बोलता है, यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर डी मेट्स टू, एक और है मॉन्सियर डी मेट्स, हाँ वो भी आने वाला है बोल रहा है इनके साथ। दे वॉन्ट टू गो विथ हर, दे वॉन्ट टू गो विथ हर। तो रॉबर्ट क्या बोलता है, सेंड मॉन्सियर डी पोलेंगी टू मी। कहाँ जाता है, विंडो में जाता है और जोर से चिल्ला के कोर्टयार्ड में क्या बोलता है, मॉन्सियर डी पोलेंगी को ऊपर भेजो। एकदम गुस्सा हो गई। देन ही टर्न्स टू जॉन, फिर जॉन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। देख कितना गुस्से से बोल रहा है उसको, चल बाहर जा, वहां पर वेट कर कोर्टयार्ड में। तो जॉन फिर भी स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, वो उसको मालूम है उसका काम हो जाएगा, वो एकदम चेयरफुल है और बोलती है, राइट स्क्वायर, ठीक है सर मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। ठीक है, फिर रॉबर्ट क्या बोलता है टू द स्टीवर्ड, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। ठीक है, उसको भेजो नीचे और उसको उसके ऊपर एक आंख रखो, मैं थोड़ी देर के बाद उसको फिर से बुलाऊंगा। तो स्टीवर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली, मतलब जल्दी से निकल जाता है। तो बर्टैन डी पोलेंगी, जिसको उसने ऊपर बुलाया था, अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। कैप्टन के पास आया तो पहला क्या किया, अंदर आके पहला सल्यूट करते, मिलिट्री में ऐसा है, जो सीनियर ऑफिसर के पास आओगे तो आपको पहले सल्यूट करना है और वेट करना है जब तक सीनियर ऑफिसर बात नहीं करता। तो रॉबर्ट क्या बोलता है, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली? उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ये सब क्या चल रहा है। तो वो पूछता है इसको, तुम जैक और डिक ने बोला है कि तुम इसके साथ जाने वाले हो, हाँ किस लिए? तुम लोग क्या उसका ये बेवकूफ सा आइडिया सच में आप सीरियसली ले रहे हो? तो पोलेंगी क्या बोलता है,
देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। पौलंगी का आंसर देखो, पौलंगी बोलता है इसके बारे में कुछ तो है साहब, वो लड़की के बारे में बोल रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, इस लड़की के अंदर कुछ तो है, क्या है उसके अंदर, वो ना एक कुछ तो उसके उन लोगों के अंदर कुछ तो जोश लेके आती है जिसकी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि चलो ये इस लड़की में कुछ तो है, इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके ठीक है, अभी हम यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि 20 मिनट्स हो गया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग स्टोरी और क्वेश्चंस एंड आंसर्स आंसर करेंगे। ओके आप एक बार और फिर से रीड करके देख लो, पूरा स्टोरी रीड करो। अभी नेक्स्ट सेशन में हम फिर से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।